तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पैशन से प्रोफेशन तक की मेरी इस कहानी के सेशन में। पैशन कोई एक ऐसा काम लाइफ में जो आपको हमेशा से करने में अच्छा लगता है, जिसको आप कितना बार भी कर लें, या आप यूँ कहें कि आप थके हुए भी हैं फिर भी अगर आपको काम दे दिया जाए तो आपको करने में अच्छा लगता है। आप पूरा जीवन उसको कर सकते हैं, भले ही उससे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। आपको वो काम अच्छा लगता है, उस काम को आप जीते हैं, उस काम को करने में आपको लगता है कि वाकई में यही काम वो है जिसके कारण से आप ज़िंदा रह सकते हैं, वो आपका पैशन है। तो कब मेरा जो है सो टीचिंग पैशन बन गया मुझे खुद पता नहीं चला। मैंने इसे बस एक होम ट्यूटर के तौर पे शुरू किया था, लेकिन उससे पहले भी मैं जब क्लास 11th में था, 12th में था, जब भी मुझे मौका मिलता मैं पढ़ाता लोगों को। और एक छोटा सा इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्लास 11th 12th के बीच में मैं अपने रूम में ही एक वाइट बोर्ड लगा के पढ़ाता था अपने ही बैचमेट को, क्लासमेट को बुला के, या जो भी वहाँ पे रहते थे उनको। तो मेरा एक पता नहीं कब एक आदत, एक शौक़, या यूँ कहें कि मेरे अंदर पहले से ही एक टीचर बनने की इच्छा हमेशा से दबी हुई थी। तो मेरा पैशन, और फिर धीरे धीरे करके मैंने जब नौकरी की तैयारी शुरू की, फिर नौकरी को जब मैंने जाना कि नौकरी का मतलब ही है काम करना, किसी के अंडर में होकर काम करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं अपना जो पैशन है उसी को ही प्रोफेशन बनाऊं और इसी काम को मैं जीवन भर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं पैशन से प्रोफेशन तक की कहानी में। तो लास्ट डे मैंने बताया था कि 2010 में मैंने इंटर किया, और उस समय जो मुझसे जो मैं मिस्टेक्स कहूँगा मुझसे हुई, वो है कि मैंने इंटर के सब्जेक्ट को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं चुना था। जो मैंने देखा सबको करते हुए मैंने वही किया, और उस समय कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि नौकरी किस तरह की करनी है, आगे चल के किस चीज़ का तैयारी करना है। जो अच्छा लगता है वो करने का मन में होता था। जैसे कि अगर हम देख लिए कि डिफेंस का नौकरी बहुत अच्छा है, लोग उसका तारीफ़ कर रहे हैं, तो मन में होता है डिफेंस का नौकरी कर लेंगे। अगर किसी को देखे कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और लोग उसका तारीफ़ कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि बाद में चल के हम भी यही कर लेंगे। फिर किसी को देखे कि बैंक का जॉब कर रहा है और कार से घर पे आया है, लोग उसको जैसे देख के मतलब उसके बारे में ढेर बातें कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ये भी अच्छा, ये भी कर लेंगे। तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं हो पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ना ही कोई समझाने वाला होता है और ना ही उस समय समझने की कोई खास क्षमता होती है दिमाग की। तो भीड़ चाल भीड़ जो चलती है वो अपना जो है सो मार्गदर्शक बन जाती है और हम उधर चल पड़ते हैं। तो मेरा 11th लगभग ना के बराबर ही मैंने पढ़ा, लगभग ख़राब हो चुका था। 12th का एग्ज़ाम मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया, जैसे भी हो प्रैक्टिस करके हो, रट के हो, या ज़्यादा मेहनत करके मैंने 12th में अच्छा कोशिश, बहुत मतलब जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन एक मिस्टेक मैंने ये किया था 12th में कि मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से, और मैट्रिक में मैंने 90 मार्क्स लाए थे मैथ्स सब्जेक्ट में। तो जहाँ मैं पढ़ रहा था, मैं उस टीचर का नाम तो रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाए, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है उसमें। वो मेरी ही गलती थी कि मैंने मैथ्स सब्जेक्ट के शुरुआती चैप्टर्स को, जो कि वो कैलकुलस से शुरू किए थे, आज ही मुझे याद है डिफ्रेंसिएशन चैप्टर से, मैंने एक ही चैप्टर को अलग अलग किताब से बनाना शुरू कर दिया। सर से मैं अक्सर पूछा करता कि सर कोई नया किताब का नाम बताइए। वो के.सी. सिन्हा, कुछ तो किताब का नाम भी दिमाग से निकल रहा है, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, एम.सी. ग्रोहिल्स, उसके अलावा एम.सी. मैरून, ऐसे कुछ और भी नाम है किताब के, जो मैं लगभग 5 किताब अलग अलग पब्लिकेशन का मैथ्स का लेके बाज़ार से मैं घर पे बनाना शुरू कर दिया। और सर शाम के समय में अपने कोचिंग कैंपस में आते थे, बैठते थे उस समय, और जो भी स्टूडेंट अगल बगल का होता वो पूछने के लिए जाता था। तो मैं सुबह में जो क्लास था वो करने के बाद दिन भर उनका मैथ्स का जो है सो बुक अलग अलग पब्लिकेशन का बनाता, और शाम में फिर लेके पहुंच जाता वहाँ पे कि सर ये बताइए। तो सर की तो कहीं भी कोई गलती नहीं है, वो अच्छा गाइड कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इतना ज़्यादा अगर मैथ्स लगातार बनाओगे और एक ही चैप्टर को 5-6 बुक से बनाओगे तो इसका नुकसान क्या होगा। और नुकसान ये हुआ कि मैंने बाकी विषय को नज़रअंदाज किया, बाकी सब्जेक्ट्स को मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया। और फिर मेरा मैथ्स में एक चैप्टर तो मैंने पढ़ा, और लेकिन बाकी चैप्टर्स की बात हुई तो फिर मैं पीछे ही, मतलब उसी चैप्टर्स पे मैं अटका हुआ था। डिफरेंशिएशन मुझे इतना मज़ेदार लग रहा था कि मैं बाकी आगे चैप्टर्स पे बढ़ ही नहीं रहा था, उसी को बार बार बना रहा था मैं। और मुझे लग रहा है जैसे मैं आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं डीपली हर एक क्वेश्चन को बना रहा हूँ, ऐसा फील करके कि बस ये एग्ज़ाम 12th का देना है और उसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, ऐसा करके मैं मैथ्स को लेके चल रहा था। और लगभग
3-4 महीने तक कैलकुलस का वही चैप्टर चलते रहा। सबको मज़ा आया, मुझे भी आया, लेकिन सिर्फ 9 से 10 महीने मिले थे पूरे मैथ्स को पढ़ने के लिए। और इससे नुकसान ये हो गया कि 9-10 महीने भी निकल गए और मैथ्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। लगभग 60-70% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद जो सिलेबस बच गया था और वो सिलेबस जो है लगातार एक्स्ट्रा क्लास देके या फिर शनिवार रविवार को बुला के वो कंप्लीट करने का कोशिश किया गया। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत गलती सर की भी कहूँगा कि उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर इस तरह से वो किसी एक चैप्टर को खींचेंगे लंबा तो बाद में चल के बहुत सारे चैप्टर्स छूट जाएंगे। और उससे मैथ्स के कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स थे जो छूट गए, सर नहीं पढ़ा पाए। और उसी बीच में लगभग दिसंबर जनवरी का समय होगा, एग्ज़ाम में लगभग 1.5-2 महीने बाकी थे। मेरा जो है सो एक अपने ही रूम के बगल के लड़के से, यानी लॉज में रह रहा था सुनवरसा चौक साइड में, तो वहीं पे थोड़ा सा जो है सो मनमुटाव हो गया, यूँ कहें कि किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। तो मुझे फिर वहाँ रहने का मन नहीं किया। मैं थोड़ा सा, आप ये कहें कि अपने ही आप में रहने वाला आदमी, या आप कह सकते हैं ईगोइस्टिक भी। मैं तो स्वाभिमानी कहता हूँ, लोग जो समझना चाहें। तो मुझे जब उससे झगड़ा हुआ तो मुझे ये नहीं पसंद था कि मैं वहाँ रहूँगा, तो मैंने वो जगह खाली कर दिया और मैं घर आ गया। थोड़े बहुत चैप्टर्स मैथ्स के बचे हुए थे पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत फिज़िक्स का भी बचा हुआ था, लेकिन मैं इन सब का खास केयर नहीं किया। मैं सोचा घर पे चला जाऊंगा, वहाँ से आके भी क्लास कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं घर आ गया, गांव आ गया अपना, यहाँ पे तैयारी करने लगा। तो 1.5 महीने पहले मैंने जस्ट कोर्स को क्लोज़ करके घर आ गया। यहीं पे मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी करना शुरू कर दिया। ये मेरी ही गलती थी कि मुझे उस समय कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए था और अचानक से चेंज नहीं करना चाहिए था एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में। कि एक ट्रैक पे जब आप होते हैं तो आप इतना बड़ा बदलाव उस समय अचानक से बीच में करेंगे तो नुकसान होगा, और इसका थोड़ा बहुत नुकसान मेरा हुआ। मैथ्स में जहाँ मैट्रिक के मुझे 90 मार्क्स थे, वहीं इंटर में 12th में मुझे सिर्फ 52 नंबर आए थे। लेकिन फिर भी मेरा जो टोटल परसेंटेज था, कंप्लीट परसेंटेज जो था वो 69 पॉइंट समथिंग था, यानी 69%, लगभग आप 70 कह सकते हैं। तो मेरा सिर्फ 5 नंबर कम हुआ था मैट्रिक से इंटर में। और इसका जो मेन वजह था कि मैथ्स में इतना कम होने के बावजूद मेरा परसेंटेज ज़्यादा कम नहीं हुआ, कारण था फिज़िक्स से मुझे 80 to 85 के बीच में मार्क्स आए थे इंटर में। तो नो डाउट मुझे फिज़िक्स समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं शायद तेज़ हूँ फिज़िक्स से, मुझे फ़िज़िक्स समझ में आती है, मैं आगे चल के फ़िज़िक्स पढ़ूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब मैंने सिर्फ मार्क्स देख के कि मेरा मार्क्स अच्छा आया है, इसके बेसिस मैंने तय कर लिया कि फ़िज़िक्स मेरे लिए सही सब्जेक्ट होगा। तो जैसे ही मेरा इंटर का रिज़ल्ट निकला, ग्रेजुएशन में एडमिशन की बारी आई, तो फिर समस्तीपुर में तो रहने का कोई इरादा था नहीं, समस्तीपुर में रहने का मन भी नहीं था। 1.5-2 साल रहने के बाद वहाँ से मन ऊब चुका था। तो फिर पटना जाने का मन था कि अब फिर से एक बार पटना जाते हैं, लेकिन उससे पहले था कि ग्रेजुएशन का कहाँ पे आखिर एडमिशन लिया जाए। तो मेरे गांव के पास ही सायरंजन है, सायरंजन में कॉलेज है, KSR कॉलेज, केदार संत रामाश्रय कॉलेज। लगभग मेरे गाँव साइड के जितने भी है सब वहीं से जो है सो इंटर ग्रेजुएशन करते हैं। तो मैंने इस बार जो है ग्रेजुएशन के लिए यही कॉलेज चुना, और बिना ज़्यादा सोचे समझे किसी से पूछे हुए मैंने जो ऑनर्स पेपर है वो नंबर के बेस पे कि मेरा नंबर ज़्यादा आया है फिज़िक्स में, मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स पेपर ले लिया। ये भी मेरी एक गलती ही है, क्योंकि कैरियर का प्लानिंग इस तरह से नहीं होता है। आप कैरियर के बारे में अगर पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जैसे आप सोचिए कि आप compete करना चाहते हैं डिफेंस के लिए, बड़े पद पे जाना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं आप, यानी NDA सीडीएस आप क्रैक करना चाहते हैं, और आपको ये इच्छा कब जागा है जब आप 10th कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं, जो कि मेरे मन में भी था कि जैसे मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया तो मैंने NDA का फॉर्म भर दिया और मैंने एग्ज़ाम भी दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरा औकात क्या है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख के मुझे अपना लेवल समझ में आ गया। और तब एक और हकीकत समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, अलग अलग इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पे प्रॉपर जो है पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करवाई जाती है कि बड़े होने पर ये NDA या CDS ही क्रैक करेंगे, यानी कि ये सेना में जाएंगे और बड़े पद पर जाएंगे। तो उनकी तो बचपन से लेके पूरी गाइडलाइन जो है, पूरा काउंसलिंग जो है, पूरा जो एक तरह से पाथ सेटअप किया गया है कि वो उसी रास्ते पे चलेंगे। और एक हम लोग हैं जो 10th या 12th करने के बाद अचानक से कहीं पे कुछ देख लिए ऐसा जिसमें लगा कि वाह क्या गजब का लाइफ होगा इसका,
किसी फिल्म को देख के, किसी न्यूज़ को देख के, किसी आदमी के बताए गए लेक्चर को सुन के मोटिवेट हो जाते हैं कि ये करना है। तो भाई बहुत कम वैकेंसी आती है पूरे इंडिया में, 6 महीने पे 400 लगभग वैकेंसी आती है एनडीए की। आप सोच सकते हैं 400 वैकेंसी पूरे इंडिया में, उससे करीब 100 गुना ज़्यादा तो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे तो रिजर्वेशन में आते हैं, ढेर सारे हैं जो पहले से ही डिफेंस में बड़े पद के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे भी हर साल तैयार रहते हैं उसमें बैठने के लिए। तो फिर कैसे होगा? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप पहले से जागे भी नहीं थे, अचानक से अब भी आप जागे हैं, तो फिर दिक्कत है। एज भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं बचता है, 1 या 2 चांस में आपका एज भी ख़त्म हो जाता है। तो यही था कि कैरियर को लेके ना ही हम 10th के पहले सीरियस होते हैं, ना ही 10th के बाद 12th तक सीरियस होते हैं। बस होता है कि हम जैसे ही देखते हैं कोई वैकेंसी आ गई, जैसे कि कचहरी है, कचहरी रोड है समस्तीपुर में, तो इंटर के बीच में अक्सर हम लोग जो है सो ग्रुप में पटेल फील्ड घूमने जाते थे, तो कचहरी पे चले जाते थे लौटते समय। और कोई वैकेंसी अगर वहाँ पे निकली है, जो फॉर्म बाहर में लगा हुआ है, तो लग रहा है कि ये नौकरी तो करनी चाहिए, ये नौकरी करेंगे। और फॉर्म खरीदते ही ये फीलिंग आती है कि नौकरी मिल गई। फॉर्म भरते ही हम सबको बता देते, प्रॉपर सबको फ़ोन करके, खास करके पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बताते कि ये फॉर्म भर दिए, पक्का ही नौकरी करेंगे। तो बाद में फिर जब एग्ज़ाम देते, इतना बुरा नंबर आता, इतना ज़्यादा मजाक बनता, फिर समझ में आता कई बार ठोकर लगने के बाद कि भाई हम क्या हैं, हमारा जो है सो कैपेसिटी, क्षमता जो है कहाँ तक उड़ने का है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो बचकाना वो स्वभाव रहता है, समझ कम रहता है, मैच्योरिटी उस तरह की नहीं रहती है। हम लोग गलती करते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, सलाह नहीं देते हैं, सही मशवरा देने वाला कोई नहीं मिलता है, एक अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं मिलता है। हर कोई तोड़ने वाला मिलता है, मजाक उड़ाने वाला, टिप्पणी करने वाला। सब अपने अपने तरीके से टीकाकार बन जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझाने वाला है कि भाई कैसे आखिर तुम तैयारी करोगे तो आगे चल के तुम्हें नौकरी मिल सकती है, किस तरह से मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं होता। जहाँ हम रहते हैं लॉज में या फिर जहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी हमारे जैसे ही सारे स्टूडेंट रहते हैं। जैसी गलती हम करते हैं उससे बड़ी बड़ी गलतियाँ वो कर रहे होते हैं, तो इसीलिए अपनी गलती पे ज़्यादा शर्मिंदगी भी उस समय नहीं होती। जब कोई दूर वाला हमारी गलतियों पे मजाक उड़ाता है तो पता चलता है कि वाकई में गलती हम कर रहे हैं। या हालात, वक्त जब आता है, परीक्षा में हम बैठते हैं और रिजल्ट बहुत बुरा आता है, तब पता चलता है कि वाकई में हम हैं कहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन में फिज़िक्स ऑनर्स पेपर लिया, एडमिशन करवा लिया, लगभग 1.5-2 महीने घर पे रहने के बाद फिर मैं पटना चला गया। ये दूसरी बार था मेरा पटना का सफ़र, जब मैंने इंटर के बाद पटना जाने का फ़ैसला किया था। और उसी समय भैया जो हैं सो आर्मी ज्वाइन किए थे। बहुत ही ज़्यादा परेशानी के बाद, स्ट्रगल के बाद उन्होंने आर्मी का आखिरकार जो है सो जॉब हासिल किया था और वो चले गए थे ट्रेनिंग पे। तो घर के हालात थोड़े से बिगड़े भी थे आर्मी में उनके जाने के बीच में, क्योंकि एक बहुत ही गलत चीज़ मैंने जो लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि देश सेवा करने के लिए लोग जो है सो जुनून, हिम्मत, मेहनत, हर चीज़ जो वो एक आदर्शवादी संस्कार के तहत अपने आप में पाए हैं, फिल्मों के ज़रिए या फिर गार्जियन के ज़रिए या टीचर्स के ज़रिए वो सुने और सीखे हैं, वो सब खत्म होने लगता है एक उम्र के बाद। कि आर्मी में जब वो दौर कम्पीट करके आए, हर चीज़ अपने मेहनत से कम्पीट करके आए, तो वहीं से एक दलाल जो है, एजेंट जो है, उनके पीछे पड़ गया और फिर वो इस तरह से परेशान किया, टॉर्चर किया, बहुत लंबे समय तक, लगभग 8-10 महीने तक पूरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा उस एक दलाल की वजह से। वो डराता है, धमकाता है हर तरह से कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो नौकरी तो भूल ही जाइए। तो हर चीज़ खुद से करने के बाद कि हर चीज़, मतलब यहाँ हर दिन मिट्टी पे, कंकरीले पथरीले रास्ते पे, खरंजा वाले सड़क पे मतलब दौड़ रहे हैं, पाँव छिल रहा है, हर दिन जो है सो छाले पर जाते हैं, रोज़ दिन वहाँ से आने के बाद घंटों उसको मालिश करना पड़ता है, इतना तकलीफ़ उठाते हैं। और इतने मेहनत के बाद वो जाते हैं वहाँ पे दौड़ में, यहाँ से गांव से वो जाते हैं जहाँ भी दौड़ होता है, रात में भागते वहाँ पहुँचते हैं, सुबह में लाइन में लगते हैं, इतना धक्का मुक्की, हज़ारों की भीड़ सबको पार करके वो अपने बदौलत पूरा कम्पीट करते हैं उसको। और उसके बाद कोई दूसरा आता है और वो चीज़ उनसे मांगता है जो कभी कमाए ही नहीं। गांव के लोग हर चीज़ कमाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं ज़्यादा। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने का सब कुछ हर घर में है, लेकिन पैसे की किल्लत होती है, पैसे की कमी होती है। और पैसा यहाँ पहुँचे भी कैसे आखिर? आप शहर में देखते हैं हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको एटीएम और बैंक दिखता है, लेकिन गांव में क्या है? एटीएम, बैंक नहीं। यहाँ पैसे जल्दी हाथ में किसी को नहीं मिलते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने, रहने की सब कुछ की व्यवस्था होती है,
लेकिन आप किसी गांव के लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जेब में हमेशा पैसा लेके घूम रहा होगा, इसके पॉकेट में पर्स ज़रूर होगा, उसमें अच्छा खासा पैसा होगा, तो ये नहीं हो सकता है। और फिर वो दलाल जो है सो एक मोटी रकम वसूलने के लिए अपना हर जो चाल है वो अपनाता है, उसके घर तक पहुंचता है, डरे सहमे हुए उसके पेरेंट्स को और डराता है अपनी बातों से, अपने चाल से, हर चीज़ जो वो कर सकता है वो करता है, क्योंकि वो उसी फील्ड का खिलाड़ी है। और फिर डर के मारे से, क्योंकि नौकरी चाहिए होती है, नौकरी के उम्मीद पर कि नौकरी नहीं मिलेगी तो कितना बुरा होगा, ये सोच के दे देते हैं लोग, पैसा दे देते हैं ज़मीन बेच के, किसी से कर्ज लेके। तो ऐसा ही हालात मेरे घर का भी हुआ। लेकिन फिर लगभग एक बहाली जो है सो कैंसिल होने के बाद, एक बहाली में नहीं होने के बाद दूसरी बार में भैया का नौकरी लगता है। और बहुत ज़्यादा वो परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उस समय का। जब याद करते हैं तो वो संघर्ष याद करके लगता है कि वाकई में सफलता अपनी कीमत हमेशा लेकर ही आती है, आप बिना कीमत चुकाए सफल नहीं बन सकते हैं। तो जब वो नौकरी में चले जाते हैं उसके बाद मैं फिर पटना जाता हूँ। उनका ट्रेनिंग जैसे ही मैंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन करवाने के बाद मैं पटना जाने के बारे में सोचा। तो भैया के ही कुछ दोस्त लोग थे, जो भैया जब रहते थे वहाँ पे पटना में, तो वो लोग भी उनके साथ वाले कमरे में रहते थे। उनका नाम जहाँ तक मुझे याद है दीपक भैया और विक्रांत भैया, ऐसा करके नाम था उनका। तो वो लोग रह रहे थे पटना में, तो उनसे भैया संपर्क किए और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे वहाँ पे मुझे एक जगह मिल गया रहने के लिए। दीपक भैया, अरुण भैया दो थे जो एक फ़्लैट लेके, 3 रूम का फ्लैट राजधानी अपार्टमेंट के बगल में वो लोग लेके रह रहे थे और बैंकिंग का तैयारी वो लोग करते थे। यही वो जगह है जहाँ से मुझे बैंकिंग की तैयारी के लिए मोटिवेशन मिला था। तो वो लोग तैयारी कर रहे थे बैंकिंग का, 3 रूम का फ्लैट लिए हुए थे, 2 रूम में वो लोग रहते थे, 1 रूम उनका खाली था। कोई उनका फ्रेंड था जो जस्ट कुछ दिन पहले बैंकिंग का जॉब लेके गया था, तो मैं वहाँ जाके 1 रूम में रहने लगा। लेकिन रेंट काफ़ी ज़्यादा था उसका, लगभग 4,000 किराया था 3 रूम का ही वो फ्लैट का। तो फिर एक और बाद में भैया आए, रणधीर भैया नाम था उनका, तो वो मेरे साथ रहने लगे। तो 4 लोग फिर हम लोग फ्लैट शेयर करते थे। लगभग मैं 9-10 महीने जो है सो उस समय पटना में रहा, जिसमें 4 से 5 महीना मैं उस फ्लैट में रहा था। और 4-5 महीने के बाद ही अरुण भैया और दीपक भैया का जॉब लग गया उनका बैंक में ही। और यही देख के मुझे लगा कि बैंक का जॉब करना आसान होगा शायद, तो बैंक का जॉब पाना आसान होगा, जबकि मैंने उनके पीछे के संघर्ष को नहीं देखा था। उनका जो पीछे का संघर्ष था वो कुछ ऐसा था कि लगभग 3-3.5 साल से वो लोग तैयारी कर रहे थे बैंकिंग का, शायद उससे भी ज़्यादा समय से। और बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके थे, 15-20 एग्ज़ाम दे चुके होंगे और कई बार असफल हो चुके थे। तो मैं गया और मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने का सफ़र उनका देखा और ये जज कर लिया कि शायद इतने कम समय में इतना जल्दी नौकरी मिल गया, नहीं बैंक का जॉब आसान है। और वो लोग भी बहुत तेज़ थे, मैं काफ़ी उस समय उन लोगों से जूनियर था। तो जब भी उनके कमरे में जाता, वो पढ़ रहे होते तो कोई सवाल वगैरह हमसे पूछते थे, तो अगर हम बता भी दिए और गलत भी जवाब दिए तो बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दिए हैं झाजी, बहुत अच्छा, आप तो कमाल के जानकार हैं, आपका तो नॉलेज बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वो क्या करते थे कि एक तरह से चढ़ा देते थे और वो लोग एंजॉय करते थे, मज़े लेते थे। मैं नहीं समझ पाया था, मुझे लगा कि सच में मुझे आता है, शायद मेरी जानकारी अच्छी है। और मन ही मन मैंने सोच लिया कि ये लोग जब कर सकते हैं तैयारी, तो मैं तो अभी से, मतलब अभी जब इतना जानकार हूँ तो बाद में तो और भी ज़्यादा तैयारी करूँगा तो आसानी से जॉब ले लूँगा। और 4 महीने के बाद जब उन लोग का जॉब लग गया तो फ्लैट खाली करना पड़ा। और उसके बाद रणधीर भैया और मैं दूसरी जगह एक सिंगल रूम का फ्लैट ले लिया और मैं वहाँ चला गया। फिर रणधीर भैया राजस्थान कॉलेज, वहाँ पे राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग का कोर्स किए थे, उनको कॉलेज का कुछ काम आ गया था, वो वापस चले गए राजस्थान। और फिर बाद में कॉल किए कि वो पटना नहीं लौटेंगे, सो वहीं पे अब वो कुछ समय और रहेंगे। तो इस तरह से मैं सिंगल रूम का फ्लैट जिसका रेंट 2200 रुपया था, मैं अकेले पड़ गया वहाँ पे रहने के लिए, मेरे साथ कोई नहीं था। और वो रेंट मेरे लिए अनबेरेबल था कि मैं नहीं टॉलरेट कर सकता था उतना ज़्यादा। फिर भी मजबूरी था कि मैं लेके अब कैसे वहाँ से हटूँ, दूसरा जगह कहीं देखा हुआ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, कौन हेल्प करेगा। वो भी जो जगह था वो रणधीर भैया ढूंढे थे, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था एक तरह से। बस शहर में मैं था, लेकिन शहरी थोड़ा भी कोई गुण नहीं था मुझ में उस समय। तो कुछ समय मैं उसमें रहा, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा था कुछ पैसा अगर कमाना शुरू कर दूं तो शायद मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो मैं निकला पैसा कमाने के लिए। फिर 2010 का वो साल
रिजेक्शन से भरा हुआ था, ठोकरों से भरा हुआ था, ढेर सारी तरह की ठोकरें। मैंने फर्स्ट रिजेक्शन जो मैंने देखा वो मार्केटिंग फील्ड में रिजेक्ट हुआ, फिर कॉल सेंटर में रिजेक्ट हुआ, फिर टेली कॉलर में रिजेक्ट हुआ। और मैं उस समय पार्ट 1 में, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था, लेकिन ये था कि कुछ पैसा अगर कमा लेंगे तो यहाँ पे सिंगल रूम के फ्लैट में रह सकते हैं, बस यही मन ही मन था। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग के लिए ट्राई किया, तो एक एक करके मेरे साथ जो रिजेक्शंस हो रहे थे ये मुझे क्या सबक दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे। आखिर रिजेक्शन से मैंने क्या सीखा उस 2010 के समय में, और जब मैं हर बार रिजेक्ट होते गया तो आखिर में मैंने क्या किया। तो चलिए पार्ट 3 में, तीसरे सेशन में हम रिजेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और फिर बात करेंगे 2011 में तीसरी बार जब मैं पटना गया तो उस समय क्या मैंने आखिर क्या सोच के, क्या प्लानिंग करके मैं गया कि अब दोबारा नहीं लौटना है। तो वहाँ पे आज भी मैं नहीं पहुँच पाया, फ्लैशबैक ही थोड़ी लंबी चली गई। तो अगर आपको मेरी कहानी कनेक्टेड लगती है, आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, थोड़ी भी आप मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस्ड खुद को फील करते हैं मेरी कहानी सुनने के बाद, क्योंकि हर चीज़ को चख के देखा जाए ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों के जीवन से भी अनुभव लेना चाहिए। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती आप खुद करें और उसके बाद सीखें, कुछ सबक दूसरे की गलतियों से लेनी भी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मैं आपसे जब वो गलतियाँ शेयर करूँगा तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि कृपया आप वो गलती ना करें। समय कम है, ज़िंदगी छोटी है, लेकिन बहुत लंबी इसे बनानी है, बहुत बड़ा इसे बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और फिर यहाँ से आगे कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अभी भी दिन बाकी है, एंड गुड नाइट, जय हिंद।